एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 14.4 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 14.3 तक कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। बेसिकली अपने डेटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। और ग्राफ में हमने कौन कौन से ग्राफ सीखे थे बेटा? बार ग्राफ सीखा था और हिस्टोग्राम सीखा था, हिस्टोग्राम विद पॉलीगन सीखा था, यानी कि पॉलीगन विद हिस्टोग्राम सीखा था, और पॉलीगन भी सीखा था, है ना। तो ये सारे हमने क्या कहते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ हमने सीख लिए हैं, है ना। लेकिन क्या डेटा को एनालाइज करने का कोई और भी तरीका होता है? तो मैं कहूंगा यस, बिल्कुल होता है। हम बिना क्या कहते हैं, ग्राफ के भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो हम अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं, जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके द्वारा, उसके जरिए, है ना, उसके थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था डे 1 पे ही कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कुछ और नहीं, एक टूल है। किस चीज का बेटा? डेटा को एनालाइज करने का, है ना। डेटा को एनालाइज करने का एक टूल है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे उसकी भी बात करते हैं, है ना। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास 3 टॉपिक होते हैं। एक मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक मीडियन, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और एक मॉड, जो कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने ये 3 टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई तनिक सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए, आपके पास जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके कोर्स में है ना, तो 9th क्लास में जो आपके पास डेटा होता है वो इंडिविजुअल डेटा होता है। तो हम इंडिविजुअल डेटा पे ही ये तीनों चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो बात करते हैं 1 बाय 1 सभी की। तो अगर मैं बात कर रहा हूं लेट्स सपोज मीन की, है ना, तो मीन इक्वल टू क्या होता है बेटा? भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले मीन की बात कर लेते हैं। तो मीन इक्वल टू, यानी कि एक्स बार, ये होता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। सिग्मा एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशन का सम, सिग्मा मतलब समीशन, है ना, समीशन, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब आप कहोगे कि सर कोई एग्जांपल लेके बता देते तो ज्यादा बेटर रहता। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। और बच्चों, मैं एक बात और बता दूं, ये जो तीनों चीजें आप देख रहे हैं, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों से हम क्या निकालते हैं बेटा? डेटा की जो एवरेज होती है, एक एवरेज निकालते हैं हम डेटा की, है ना। ओके, तो अब किसी को अगर ये डाउट है कि सर एवरेज किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एवरेज से मेरा मीनिंग ये है कि एवरेज मतलब होता है किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिकेटर की बात करता हूं, है ना। तो एक क्रिकेटर जो है वो 10 मैच खेलता है, लेट्स सपोज किसी में वो 0 पे आउट हो गया, किसी में उसने सेंचुरी मार दी, किसी में वो 50 पे रह गया, किसी में उसने 79 रन किए, एंड सो ऑन, इस तरीके से किसी पे उसने 33 रन किए। तो ये सारी चीजें, ये क्या करा बेटा? उसने 10 मैचेस में स्कोर किया, है ना। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि उस बैट्समैन की एवरेज क्या है। एवरेज मतलब बेसिकली उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कह सकते हैं हम, कि वो बैट्समैन को हम कहां पे एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब उससे हम क्या, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे। तो हम क्या करेंगे बेटा? सभी को प्लस कर देंगे, जितने भी 10 मैच में उसने रन स्कोर किए हैं, और अपॉन में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कुछ मेरे को वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए मेरे को वैल्यू मिल गई 59.4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैट्समैन है, इससे मैं इतने रन की एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि ये इतने रन स्कोर करता है, ये इसकी एवरेज है, ठीक है। तो इस एवरेज से मेरे को इसके बारे में पता चलता है कि बैट्समैन कितना कैपेबल है। तो यार, अगर मैं इस बैट्समैन को देख रहा हूं, अगर कोई बैट्समैन 59 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 रन बना रहा है पर मैच, तो वो बैट्समैन बहुत अच्छा बैट्समैन कहलाता है ना। तो हम डेटा को हमने एनालाइज किया, उसके डेटा से हमने उसकी कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता के बारे में पता लगाया। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको मीन, मीडियन, मोड से जो हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, उसका मतलब बहुत सही मायने में आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
तो चलिए ठीक है, ये तो था इसके बारे में, है ना। अच्छा, अब मीडियन की बात करें बेटा, चलिए मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन है ना, मीडियन दैट इज एम। अब जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो केस होते हैं। मीडियन मतलब समझो पहले, मीडियन मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा की सेंट्रल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। अब अगर आपके पास 10 मैच खेले गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं इसमें सेंट्रल वैल्यू देखूंगा तो 4 आगे छोड़ दूंगा और 4 ही पीछे के छोड़ दूंगा, तो बीच में सेंट्रल में 2 वैल्यू आ रही है। तो बेटा इन दिस केस ये तो मीडियन नहीं हो सकती ना, है ना। मैंने बताया मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू होती है, तो ये तो सेंटर में है ही नहीं। तो लेकिन अगर मेरे पे डेटा 10 की जगह 9 मैच का होता तो जाहिर सी बात है मैं 4 यहां से छोड़ता और ये 4 यहां से छोड़ता, तो मेरे को सेंटर में एक वैल्यू नजर आ जाती, तो वो मेरी मीडियन कहलाती है ना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। लेकिन अब मेरे को एक बात समझ में आई कि मीडियन को अगर ऑड नंबर में है तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है सेंटर की वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर इवन नंबर में हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन तो भाई तभी भी निकलेगा ना, फाइंड आउट तो भी होगा। तो मीडियन इन दिस केस हम कैसे निकालते हैं कि हमने देखा कि 2 सेंटर में वैल्यू बच गई है हमारे पास, तो हम दोनों का क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मीन में तो यही करते हैं ना भाई। मैंने क्या बताया, इन दोनों वैल्यू का मीन निकालेंगे भाई, दोनों का सम यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर 2 ही है, दैट्स इट। तो ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की और हम इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मीडियन की ना। तो मीडियन में 2 केस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया केस 1, ठीक है। तो जो केस 1 है उसमें अगर मैं देखूं तो वो क्या है बेटा, इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, यानी कि जब n की वैल्यू एक ऑड नंबर है ना, ओके, तब ये वाला केस लगेगा। तो इस केस में जो मीडियन कैलकुलेट होता है, मीडियन इक्वल टू यानी कि m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस ऑब्जर्वेशन का जो भी साइज होगा। अब बात ये आती है कि सर कौन सा साइज होगा, हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल दो। मैं एग्जांपल, आप थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी एग्जांपल आपको दूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये टॉपिक्स कवर करा दूं, उसके बाद मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, है ना। तो मैं बात करता हूं बेटा केस 2 की। ये तो ये हो गया, आप केस 2 की बात कर लेते हैं। तो केस 2 में क्या होता है, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, जब इवन नंबर हो, है ना। तो यहां पे मीडियन इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, मीडियन यानी कि m इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइज ऑफ n बाय 2 प्लस n बाय 2th प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल बाय 2। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सेंटर की 2 वैल्यू ले लूंगा, एक वैल्यू ये होगी इसका साइज, एक वैल्यू ये होगी इसका साइज, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। अभी समझाई थी ना ये बात, तो इस तरीके से। अच्छा, यहां तक क्लियर है। लेकिन अभी भी एक चीज है जो आपको बतानी है मीडियन में। एक्चुअली आपका डेटा, जब भी आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका डेटा जो है वो इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये बात आप यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर मैं यहां पे वैसे डायरेक्ट लिख देता हूं, डेटा शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बात को आप गांठ बांध देना कि जब भी आप मीडियन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ही हो, ये तो मैंने सिर्फ, चलो डिसेंडिंग भी लिख देता हूं मैं, असेंडिंग / डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो इन दोनों में से किसी एक में आपका डेटा अरेंज होना चाहिए, तभी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, तभी हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब रह गया तीसरा पॉइंट यानी कि मॉड। तो बच्चों अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड जो होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो उस ऑब्जर्वेशन को कहेंगे जो ऑब्जर्वेशन बार बार आए, जो ऑब्जर्वेशन बार बार आए।
यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम्स आए उसको कहेंगे। तो अब आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करके फिलहाल नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का, तो जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 262 एनसीईआरटी है। तो मैं एक बार रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे ना। तो कहते हैं कि 5 people were asked about the time in a week they spent in doing social work in their community। तो जो 5 पीपल हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं किसमें बेटा, सोशल वर्क में, है ना, इन कम्युनिटी में। ओके, तो दे सेड, तो बताते हैं कि 10, 7, 13, 20 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने बताया कि मैंने भाई अपने 10 घंटे दिए, एक ने 7 घंटे दिए, एक ने 13, एक ने 20, एक ने 15 घंटे दिए रिस्पेक्टिवली। तो अब इनका क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये कहते हैं कि फाइंड द मीन और ब्रैकेट में एवरेज। मीन मतलब एवरेज, मैंने आपको बताया था। कहते हैं कि मीन टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। तो ये सोशल वर्क के लिए इन अ वीक कितना इनका ऑन एन एवरेज टाइम है ना, ये बताना हमने। ओके, तो डेटा हमारे पास सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और सिंपली हमने मीन कैलकुलेट करना है जैसा कि इन्होंने बोला है। तो बच्चों मैंने इसको रफ इसलिए नहीं किया साइड से, जिससे कि आपको मैं यहीं से थोड़ा सा समझा सकूं, है ना, फील करा सकूं। तो देखो, वी नो दैट मीन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, सिग्मा एक्स अपॉन में एन बाकी की। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सिग्मा एक्स, यानी कि सबका सम कर दूंगा मैं, तो कितना आएगा बेटा, 10, 7, 13, 20, 15, चेक कर लो, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है ना, कोई डाउट नहीं आता। अब सबका टोटल करके देखते हैं भाई, कर लेते हैं टोटल। देखो 5, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 का आ गया 5। ओके, कैरी हुआ 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ओके, अपॉन में 5, तो ये 13 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल। तो मीन इज इक्वल टू 13 आवर्स। तो बेटा आपको इनका वीकली जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया सोशल वर्क में, वो कितना किया बेटा, 13 घंटे ऑन एन एवरेज। मैं एक बार देख लेता हूं, आंसर भी क्रॉस चेक कर लेता हूं। हाँ जी, बिल्कुल सही, तो वही लिखा है इन्होंने, द मीन टाइम स्पेंड बाय दीज 5 पीपल इन डूइंग सोशल वर्क इन 13 आवर्स इन अ वीक, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, फटाफट से नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 11, जो कि सेम पेज 262 एनसीईआरटी, नहीं 262 नहीं है भैया, 263 हो गया है, सॉरी 263 एनसीईआरटी है। ओके, तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको ना। ओके, देखिए, तो इसमें लिखा है बेटा, कहते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। आपने 30 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स निकालना है, यानी कि हमें एन तो पता चल गया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 30 है आपके। आगे क्या कहता है बेटा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल गिवन एन एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 240 एनसीईआरटी पे है ना। तो आपको यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स दे रखे हैं और उनके जो है मार्क्स दे रखे हैं। तो डेटा आपको यहाँ पे गिवन है, कहने का मतलब ये है। तो बच्चों देखो, डेटा में है ना, सारा तो नहीं लिखा, क्योंकि 30 डेटा लिखना मतलब बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं डॉट 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 करके आपको समझा देता हूँ, है ना। आपको बेसिकली समझ में आ रहा है। मैं कुछ लिख देता हूँ शुरू का, जैसे कि शुरू में 10 है, 20 है, 36 है, 10, 20, 36, और एक दो और लिख देते हैं, 92 और 95 और डॉट 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 डॉट, और लास्ट का लिख देता हूँ, है ना, लास्ट का 88, ठीक है, 88, यानी कि यहां तक ये डेटा लिखा है। टोटल 30 95 थे, मैंने 9,5 लिख दिया गलती से। ओके, तो अब मेरे को इसका मीन निकालना। तो देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे है ना डायरेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं 1 बाय 1 करूंगा तो मेरे को टाइम वेस्ट हो जाएगा और बेवजह के लिए कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसका मीन निकालना चाहता हूं। तो मीन के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप जानते हैं, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको हम सिग्मा एक्स अपॉन में एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मैं ऑब्जर्वेशन का सम करूंगा तो इस डेटा को जाहिर सी बात है प्लस करूंगा। तो मैं शुरू के कुछ प्लस करके दिखा रहा हूं, 10, 20, 36, 10 प्लस 20 प्लस 36 और प्लस डॉट 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 डॉट। अब मैं लास्ट का लिखा हूं, ठीक है, बस मैं शो नहीं कर रहा हूं, आपको समझ रहे ना बात को। और लास्ट में कितना था बेटा, 88 था, आप जानते हैं। और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना था, 30, चेक कर लो। अब जब मैं इसका टोटल करूंगा
भाई 30 का 30 डेटा प्लस होगा यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है यार, बच्चा बच्चा कर सकता है, प्लस तो सबको आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो प्लस करके आ रहा है मेरे पास 1779 है ना, कितना आ रहा है बेटा 1779 अपॉन में 30, 1779 अपॉन में 30। तो बच्चे जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 59.3, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि जो एवरेज मार्क्स हैं वो इतने आ रहे हैं बेटा, है ना। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, लगती है 59.3, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन टफ नहीं कह सकते बेटा इसको, इसीलिए मैंने भी आपको डायरेक्ट ही करा दिया बेटा, है ना। तो क्योंकि लेंथी था लेकिन टफ नहीं था, इजी था, ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको डायरेक्ट करा दिया। ओके, अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए फिर देखिए। अच्छा, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और कराता हूं, है ना। देखिए कई बार क्या, इनफैक्ट अभी जो हमने पिछला एग्जांपल किया इसमें भी ऐसा हुआ था, कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशन जो है ना वो कुछ रिपीट होती है, कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा। मान लो कि मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है, है ना, मैंने स्टूडेंट्स का 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है और इसमें कोई मान लेते हैं कि कितने 15 स्टूडेंट मान लेते हैं, तो 15 स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं 3 3 और 5 7 7 9 10, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7, और फिर से 3, फिर 5, फिर 9 और फिर 10, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक और रह गया है, तो आप कितना लोगे, चलो 4 ले लो, 4। तो बेटा मैंने यहाँ पे देखा, जब मैंने यहाँ पे 15 बच्चों का टेस्ट लिया था 10 मार्क्स का, तो मेरे पास कुछ उनका डेटा ये ऑब्टेन हुआ। अगर मैं इसका मीन निकालना चाहता हूं तो नो डाउट मैं सबको प्लस करके बस किससे डिवाइड करने वाला हूं, 15 से। आप जानते हो मैं काम करता हूं फटाफट से सारा डेटा को है ना कैलकुलेटर से प्लस कर लेता हूं, ठीक है जल्दी से। तो मैं कैलसी का यूज करके डेटा को प्लस करने वाला हूं, कैलसी ये रहा। तो कितना है बेटा 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 और प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 10 2 1 और 0, 74 आ रहा है बेटा, 74 है ना। तो 74 को मैं अगर डिवाइड करता हूं 15 से तो 4.9 समथिंग आ रहा है, 74 आ रहा है इसका टोटल। तो देखो मैं मीन जब निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, सबका टोटल लिखूंगा, यानी कि सिग्मा x अपॉन में n, तो सबका टोटल 74 था अपॉन में 15 था, तो इसका आंसर जो डिवाइड करके आया था वो 4.933 आ रहा था, तो 4.9333, ठीक है। तो इसको मैं 4.9 चलो 33 रहने दो, क्या बढ़ा के लिखना है, ये आपका आ गया बेटा। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, मेरा कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको ये एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, ये आपको अच्छे से आता है, आप जानते हैं कि बेटा सभी डेटा को प्लस करके बस उसके नंबर से डिवाइड करना होता है, कुछ नहीं। ओके, तो मेरे को ये नहीं सिखाना था, मेरे को आपको एक चीज का फील कराना था। वो क्या, अब मान लो कि ये 15 बच्चे थे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये 1500 बच्चे होते तो 15 की जगह तो मेरे को दिक्कत होती, इनको इंडिविजुअल प्लस करने में मेरे को दिक्कत होती। तो क्या कोई छोटा तरीका नहीं है? हाँ है। मैंने देखा कि यार यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे थे, और जाहिर सी बात है 1500 में बहुत सारे नंबर रिपीट हो रहे होंगे, क्योंकि आपके नंबर 0 और 10 के बीच में ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो जाएंगे नहीं ना, 10 से ऊपर तो नहीं जाएंगे ना, और 0 से कम भी नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे नंबर रिपीट हो सकते हैं, आप फील कर सकते हैं इस बात को ना। तो क्या कोई छोटा तरीका नहीं है? अरे बिल्कुल है यार छोटा तरीका, बताओ ना सर कौन सा छोटा तरीका है। देखो आप एक काम करो, आप मार्क्स लिखो, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा यहाँ पे स्पेस की वजह से, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी मतलब 0 कितने टाइम्स आया, इस तरीके से। तो 0 एक ही बार आया, चेक कर लो। 1 कितने टाइम्स आया, 1 भी एक ही बार आया, चेक कर लो। 2 कितने टाइम्स आया, 2 भी एक ही बार आया, चेक कर लो। 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 2 3 3 बार आया बेटा। और 4 एक बार आया,
5 1 2 2 टाइम्स आया 5 6 एक बार भी नहीं आया, चेक कर लो 6 एक बार भी नहीं आया, यानी कि 0 टाइम्स आया। 7 1 2 2 2 2 2 2 बस 2 बार आया है ना, चेक कर लो। ओके 2 टाइम्स 8 आई थिंक एक बार भी नहीं था तो 0 टाइम्स था। 9 एक टाइम्स 2 टाइम्स था 9 और 10 एक ही टाइम्स था, चेक कर लो। तो इस ये जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए 15 बच्चों की होनी चाहिए, मानते हो ना, चेक करते हैं। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 8 3 11 12 13 14, अरे एक काम कैसे लगे, एक बार और चेक करो। 1 2 3 3 3 6 6 और 1 7 7 2 9 9 2 11 12 13 14, नहीं भाई ये तो कम हो रहा है, कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। दोबारा से चेक करना पड़ेगा। 0 कितनी बार आया था, 0 एक बार आया था, है ना, ये रहा। और ये डेटा सेट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ ये डेटा सही है। ओके 0 के बाद 1 कितना टाइम्स आया था, 1 1 1 1 1 एक टाइम्स आया था। 2 कितना टाइम्स आया था, जल्दी से चेक करेंगे। 2 एक ही बार आया था। ओके 3 1 2 2 3 3 भी 3 बार आया था। 4 तो एक ही बार दिख रहा है आपको, चेक कर लो, है ना। 5 5 1 2 5 एक बार 2 बार, नहीं भाई 2 बार ही है 5 भी। और 6 आया है, 6 6 6 6 6 नहीं 6 एक बार भी नहीं है। तो 6 जो है वो 0 टाइम्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 6 के बाद 7 देखिए 1 2 2। ओके तो 6 7 जो है वो 2 टाइम्स था। 8 एक बार भी नहीं है। ओके 8 एक बार भी नहीं है। 9 2 टाइम्स होगा, एक बार 2 बार 2 बार ही है 9। और 10 आपका, अच्छा 10 2 टाइम्स था, सॉरी यार सॉरी, हो गया ना पूरे 15, तो ये 15 होने चाहिए थे जैसा कि मैं आपको बता रहा था, है ना। ओके अब हो चुके हैं। अब देखो मैंने बताया ना, आप सिर्फ 15 को फील मत करो, जब ये डेटा 1500 बच्चों का होता तब इसका बेनिफिट आपको नजर आता, क्योंकि 1500 को प्लस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये पूरा का पूरा डेटा इतने ही पार्ट में सिमट जाता। सोच के देखो ना, थोड़ा फील करो। तो मैं मीन कैसे निकाल सकता था, तो मेरे पास मीन निकालने का एक तरीका आ गया कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसको बेसिकली एक्स कहते हैं बेटा, है ना। एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे, इनको इनटू किया 0 आया, ये 1 आया, ये 2 आया, चेक करो। 3 3 9 आया, 4 1 4 आया, 5 2 10 आया, 6 0 0 आया, 7 2 14 आया, और 8 0 0 आया, 9 2 18 आया, और 10 2 20 आया। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको 74 ही मिलेगा, चेक कर लो, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका अगला एग्जाम्पल है बेटा वो इसी के ऊपर है। अगला एग्जाम्पल जो मैं कराने वाला हूं ना वो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल। ओके तो यहां से देखो एक बात समझ में आती है कि इसको इससे डिवाइड करो तो यही वाली बात तो आ रही है, चेक करो ना। देखो सिग्मा एफ अपॉन में सिग्मा ये कितना बेटा, सिग्मा एफ एक्स है ना, एफ एक्स का टोटल है, और ये सिग्मा एफ है। तो यार यही चीज तो आ रही है मेरा आंसर भाई, क्योंकि देखो ये 74 है, ये 15 है, तो यानी कि मेरे को एक और फॉर्मूला मिल गया मीन का। यहीं पे लिखो मैं और करके मीन का एक और फॉर्मूला मिल गया, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये भी बेटा मीन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये और करके मैंने यहां पे लिख दिया है। तो कहने का मतलब ये है, और ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हम कब लगा रहे होते हैं, जब हमारा डेटा थोड़ा लार्ज स्केल में आ जाता है। तो आपको फील हो गया होगा, देखो अब मैं यहां से मीन निकालता हूं, दिस अपॉन में दिस करूंगा तो सेम आंसर आने वाला है, यानी कि मैं इस मेथड से करूं या मैं इस मेथड से प्रोसीड करूं, मतलब साफ है, मतलब एक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर है तो बोलो, होगी भी नहीं। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिर्फ ये फॉर्मूले को समझाने के लिए बताया था, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। फिर हम आगे तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 12, जो कि पेज नंबर 266 एनसीईआरटी। बट बिफोर दैट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको मैंने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझाने की कोशिश की थी इससे पहले, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 12 जो कि पेज नंबर 266 एनसीईआरटी है वो कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो कहता है द हाइट इन सेंटीमीटर, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज। तो आपको हाइट्स दे रखी है 9 स्टूडेंट की, ठीक है, और
जो डेटा है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आगे कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, इस डेटा की आपने मीडियन निकालनी है। तो देखो मीडियन के लिए मैंने आपको दो केस समझाए थे, केस 1 जब n की वैल्यू ऑड नंबर हो और केस 2 जब n की वैल्यू इवन नंबर हो। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो 9 स्टूडेंट्स का है, दैट इज ऑड नंबर है ना। तो सबसे पहले n क्या है बेटा, यहाँ पे मार्कर बदल देते हैं हम, एक काम करते हैं, ब्लैक नहीं, जस्ट मिनट। तो n इज इक्वल टू 9 विच इज ऑड नंबर, जो कि एक ऑड नंबर है। ओके, अगर n ऑड नंबर है तो समस्या ही नहीं है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लें, असेंडिंग या डिसेंडिंग बताया था ना, चेक कर लो, इसलिए नहीं रफ किया है मैंने। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आपका जो डेटा आएगा अरेंज करने के बाद वो कुछ इस प्रकार आएगा। देखो सबसे छोटा क्या है, मेरे को तो 144 दिख रहा है, 144, हाँ 144 ही है। हाँ ओके, तो 144 के बाद 145 भी नजर आया था, 145 के बाद 146 तो नहीं था, लेकिन 147 जरूर था, और 148 भी देखा है मैंने लास्ट में, चेक कर लो ये रहा, और 149 भी देखा था मैंने। ओके, और 150 भी देखा है, चेक कर लो, और 150 के बाद मैंने देखा था 152, देन 152 के बाद 155 है ना। ओके 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 155, हाँ 155, देन फाइनली 160। लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ना। ओके, तो आपका डेटा जो है अरेंज हो गया है इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके बाद हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो मैं बता सकता हूं आपको, मीडियन जो है वो सेंट्रल वैल्यू को कहते हैं। तो 1 2 3 यहाँ की छोड़ दो, नहीं 4 यहाँ की छोड़ दो, और 4 यहाँ, 149 आएगा आंसर। लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन, मीडियन दैट इज m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। चेक कर लो, यही लिखवाया था ऑड नंबर के लिए, चेक करो, देखो ये ऑड नंबर के केस में साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो देखिए साइज ऑफ n की बात करें तो 9 है, प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो साइज ऑफ 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आएगा, चेक कर लो, दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन का जो भी साइज होगा वही तो आपकी मीडियन है। तो चेक करो भाई मीडियन कितनी आ गई, चेक करते हैं, मीडियन दैट इज m इज इक्वल टू 5th। तो 5th कौन से डेटा में चेक करेंगे, जो डेटा अरेंज हो गया है ना। तो इस डेटा में चेक करेंगे, नहीं इसमें नहीं, हाँ यही तो है अरेंज होने का, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये है आपकी मीडियन। और ये तो मैंने बताया था आपको, सेंट्रल वैल्यू को ही तो कहते हैं मीडियन, और ये सेंटर में ही तो 4 यहाँ के छूटे, 4 यहाँ के छूटे, सेंटर में यही है। ओके, तो ये इतने, आई थिंक हाइट सेंटीमीटर में थी ये, लेट मी चेक, सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर है ना, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नंबर 13 जो कि पेज नंबर 267 एनसीईआरटी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि हमने एग्जांपल नंबर 12 जो किया था, 12 जो किया था, उसमें जो डेटा था वो कैसे था बेटा, n जो था वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो ऑड नंबर थे, और इस क्वेश्चन में वो इवन नंबर है, बस फर्क इतना है। ओके, तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। और जो पॉइंट्स है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं, और आगे लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम। तो आपने मीडियन निकालनी है इसकी। तो मीडियन के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले n की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो कि है 16। चेक करो भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और n इज इक्वल टू 16 विच इज इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो मैं सेकंड केस को फॉलो करूंगा, है ना। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। बट बिफोर दैट मैंने आपको बताया था कि अपने डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो न्यू डेटा आपका क्या आ जाएगा उसको देखते हैं ध्यान से। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में हम जा रहे हैं, तो सबसे छोटा मेरे हिसाब से 2 है, चेक कर लो।
ओके 2 के बाद 5 ही नजर आ रहा है 2 के बाद, है ना? ओके हाँ 5 ही है, तो 5 फिर 8 चेक कर लो, 8 फिर 8 एक बार और आया, नहीं 8 से पहले 7 भी था, सॉरी 7 ये रहा, फिर 8 2 बार आया था 2 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ओके उसके बाद मेरे को तो 10 दिख रहा है, और ना जस्ट मिनट, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। देखो 7 भी 2 टाइम्स था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, है ना? उसके बाद था 8, और 8 भी आपका 2 टाइम्स है। ओके 8, देन उसके बाद 9 नहीं है, चेक करते हैं। ओके 10 देखेंगे, 10 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है, तो 10, देन 11 है, 11 चेक करते हैं, 11 नहीं है, हाँ? 11 के बाद 12 भी नहीं है। ओके 12 भी नहीं है, 12 के बाद 13 ओके नहीं है, 14 है बेटा, चेक कर लो भाई, ये रहा 14, और क्या पता 2 टाइम्स हो तो चेक करते हैं 14 और कहीं है, नहीं सिंगल टाइम्स है। उसके बाद 15 भी मैंने देख लिया है, तो 15 1 टाइम्स तो है, लेकिन 2 टाइम्स नहीं है, 15 1 टाइम्स है। ओके कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक काम करते हैं 15 को नीचे लिखते हैं, है ना? यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके 15 के बाद 16, देखो 16 कहीं पे दिखा है आपको, 17 मेरे को दिख रहा है, लेकिन 16 कहीं पे नहीं दिखा, लेकिन 17 है ये रहा, है? ओके 17 के बाद 18 देखते हैं, 18 ओके 18 है ये रहा, चेक कर लो। ओके 18 हो गया, 19 चेक करते हैं, 19 नहीं है, 20 भी आई थिंक नहीं है, हाँ चेक कर लो, और 21 भी कहीं पे नहीं नजर आ रहा, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 है सीधा, ये रहा, तो 24 के बाद 25 तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, 24 के बाद 27 है ये रहा। ओके 27 के बाद 28 है, 28 के बाद चेक करेंगे क्या रह गया भाई, ये सारे तो हो गए हैं, 10 आपका हो गया था ना, लेट मी चेक, 10 हो गया था, हाँ ओके 8 7 सारे हो गए हैं, 48 रह गया है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि एक कोई छूट गया है? चेक करते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ एक छूटा हुआ है, कोई मिसिंग है। ओके जस्ट मिनट, हाँ देखो ना 10 छूट गया है, 10 2 टाइम्स था यहाँ पे, तो 10 और इसके बाद 14 था, तो ये 14 अभी कंप्लीट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके पूरे काउंट हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ओके अब डेटा अरेंज हो चुका है अपना, है ना? ओके इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, है ना? तो मीडियन इक्वल टू व्हाट, मीडियन इक्वल टू आपका होता है साइज ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल बाय 2, है ना? होल अपॉन बाय 2। ओके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो साइज ऑफ n की वैल्यू चेक करो, n की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक कर लो 16, है? तो मैं यहां पे 16 जब सब्स्टिट्यूट करूंगा, प्लस 16/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल बाय 2, तो चेक करेंगे कितना आ रहा है हमारे पास साइज ऑफ, देखिए 16/2 करो तो क्या आएगा, साइज 8th, है ना? 8th ऑब्जर्वेशन का साइज आएगा। सिमिलरली यहां पे भी 8th और प्लस 1 करो तो 9th, तो 8th प्लस 9th ऑब्जर्वेशन बाय 2। और याद करो जब मैं आपको ये समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर के केस में सेंटर में 2 वैल्यू आती हैं और हम उन दोनों वैल्यू का मीन कैलकुलेट करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना? आपको याद होगा। तो देखेंगे साइज 8th का और 9th ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है, तो बेटा 8th ऑब्जर्वेशन का साइज देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन का साइज है 10 और 9th ऑब्जर्वेशन का साइज है 14, चेक कर लो बाय 2। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना? ओके मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया बेटा, 24/2 और डिवाइड करके 12, तो आपका जो मीडियन आ रहा है, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, मीडियन इज इक्वल टू, दैट मींस m इज इक्वल टू 12। ओके तो
ये आपका आंसर आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करें। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 14 जो कि पेज नंबर 267 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10। तो आपको मार्क्स दे रखे हैं बेटा 10 में से और ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं, है ना, जो कि 10 में से आपको गिवन है और आप जो मार्क्स है उसको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आपसे मॉड फाइंड करने को बोला है। देखो मॉड जो होता है वो मोस्ट अक्कर फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम, यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम्स आती है ऑब्जर्वेशन वो हमारा मॉड कहलाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब मैं डेटा को अगर देखूं तो ये डेटा है बेटा 20 स्टूडेंट्स का। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज करूंगा। अरेंज करना इसलिए जरूरी है जिससे कि मेरे को पता चल सके कि कौन सा डेटा कितने टाइम्स आया है। जब मैंने अरेंज किया तो 2 तो एक ही बार आया, 3 2 बार आया, लेकिन 4 3 बार आया, यानी कि 3 मॉड नहीं हो सकता, तो 4 हो सकता है मॉड। अब 5 मैंने देखा 5 भी नहीं हो सकता, 6 मैंने देखा 6 भी नहीं हो सकता, 7 9 9 हो सकता है। देखो 9 सबसे ज्यादा टाइम्स आया है भाई, चेक करो 9 जो है 4 टाइम्स आया, सबसे ज्यादा टाइम्स जो आया है डेटा वो कौन सा बेटा 9 ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे ज्यादा टाइम्स अकर हुई है। तो 9 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, दैट इज 4 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूं सो देयरफॉर 9 इज अ मोड। बिल्कुल जी। तो देखो डेटा को हमने अरेंज कर दिया है यहाँ पे, उसके बाद हियर 9 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली दैट इज 4 टाइम्स, सो द मोड वैल्यू इज 9 9 मार्क्स, बेसिकली 9 मार्क्स कह सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है बेटा मार्क्स है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके तो उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई हो। ओके अब देखो कम ही स्पेस में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा अब मैं चाहूं तो ये वाला स्पेस चलो छोड़ो, जब जरूरत होगी तो हम देखेंगे, है अकॉर्डिंग टू नीड चलेंगे हम, और जरूरत होगी तो ही हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो बेटा लास्ट एग्जांपल बचा हुआ है और जो कि पेज नंबर 268 पे है। तो एग्जांपल नंबर 15 जो कि पेज नंबर 268 एनसीईआरटी है और इसमें लिखा है बेटा कंसीडर स्मॉल यूनिट ऑफ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉइज। भाई यहाँ पे जो कंसीडर की गई है एक स्मॉल यूनिट ऑफ फैक्ट्री है ना, ओके, और यहाँ पे 5 एम्प्लॉइज कंसीडर किए जा रहे हैं जिसमें एक सुपरवाइजर है और 4 लेबर्स है ना, ओके। तो द लेबर्स ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ ईच। तो जो लेबर है उनकी जो सैलरी है वो कितनी है बेटा 5,000 रुपए प्रति महीना है, ओके। एंड ये तो हो गया था, while the supervisor gets ₹15,000 पर मंथ, और जबकि सुपरवाइजर जो है उसकी सैलरी कितनी है 15,000 प्रति महीना है। तो कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरीज ऑफ दिस यूनिट ऑफ फैक्ट्री। तो यार एक बात है, तो सिंपल ही आपसे जो डेटा है आपको वो क्या दे रखा है बेटा, देखो जो 5 एम्प्लॉइज हैं उनकी 5-5 हजार रुपए, सॉरी 5 नहीं 4 एम्प्लॉय है ना, टोटल तो 5 लोग है ना, तो 4 एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 5-5 हजार रुपए हो गई, और एक जो सुपरवाइजर है उसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपए है ना। ये डेटा गिवन है, आपसे बोल दिया इसका मीन मीडियन और मॉड तीनों बताओ। तो यार देखो इसमें मैं आपको कुछ नहीं कराने वाला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा और इससे इजी कुछ हो भी सकता। सबसे पहले मैंने डेटा को ऑब्जर्व किया तो डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो मतलब मेरे को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो ऊपर से शुरू करते हैं, पहले मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड मैंने देखा जो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है वो मॉड होता है। तो मॉड अकर कितने टाइम्स हो रहा है 5,000 जो है वो 4 टाइम्स अकर हो रहा है, तो उसका मतलब मॉड यही है। तो हेयर 5,000 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली दैट इज 4 टाइम्स, सो देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू 5,000। ये हिंट दे रहा हूं, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। तो 5,000 इसका मॉड हो गया, ओके। मीडियन की बात कर लेते हैं, मीडियन की। तो मीडियन जब डेटा को अरेंज करते हो उसकी सेंट्रल वैल्यू होती है, तो सेंट्रल वैल्यू 5,000 ही आएगी, चेक कर लो। तो इसका मीडियन भी 5,000 ही हो गया। लेकिन आप बहुत सारे एक बार थोड़ा सा फील तो कराओ। तो ऑड नंबर, भाई देखो 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में n+1/2 ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो n+1/2, n यानी कि 5+1/2 ऑब्जर्वेशन, यही आपकी मीडियन होगी। तो n यानी 5 और 6 को 2 से डिवाइड करो तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, पहली दूसरी तीसरी ऑब्जर्वेशन 5,000 ही तो है। तो बेटा इसका मीडियन जो है वो भी 5,000 है और मॉड भी इसका 5,000 है। अब क्या रह गया, मीन रह गया। तो बच्चों मीन के लिए तो फॉर्मूला आप जानते हैं, सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20,000, 20 और 35,000। 35,000 को 5 से डिवाइड करो तो 5 सत्ते 35 यानी 7,000। भाई डायरेक्ट सी बात है ना, 35,000 आ गया टोटल उनको सबको प्लस करके, और 5 से डिवाइड होगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 5 सत्ते 35 यानी कि 7,000 पर मंथ आ गया इसका मीनिंग।
तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, आई एम श्योर। और इसके साथ आपका मेरे ख्याल से जो इंट्रो का, हाँ बिल्कुल, इंट्रो जो है वो 14.4 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा मैं, वो रिक्वेस्ट ये है कि अब आप इंट्रो के बिहाफ पे एक्सरसाइज 14.4 का सॉल्यूशन खुद से जरूर ट्राई करें, है ना। ओके, तो बच्चों अब पहले तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं साइड जाता हूं। और अब जो है वो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो मिलते हैं आपसे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.4 में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।